आज मैं अपने एक बड़े घनिष्ठ मित्र से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारण हैं और कुछ काम धंधे को लेके परेशान हूँ, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। तो बातों बातों में बोले कि यार अब आप क्या जानो स्ट्रेस, यार आपको क्या पता स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्या होता है। तो मुझे बड़ा लगा कि यार मैं भी अपनी जर्नी बताऊं, बट अब मेरे पास माध्यम है वीडियो, तो मैंने सोचा वीडियो पे बात करते हैं। जो मैंने पर्सनली इस बारे में समझा है और जो मेरी जर्नी रही है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की, तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूं और ऑनेस्ट शेयर करूं कि मैं इसकी पकड़ में कैसे आया और फिर धीरे धीरे मैं कैसे इससे निकला। तो ये मेरी पर्सनल जर्नी है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा समझाते हुए बताने की कोशिश करूँगा। ना जाने कौन सी बात किसके किस काम आ जाए, जाने कौन जूझ रहा हो उस मेंटल सिचुएशन से। सो मेंटल हेल्थ वैसे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती मेंटल हेल्थ के बारे में, और वैसे भी ये एक वेस्टर्न प्रॉब्लम थी जो हमने धीरे धीरे, जितनी वेस्टर्निज्म हम अपने अंदर डालते चले गए, जितना पश्चिमवाद हम अपने अंदर डालते चले गए, पूंजीवाद अपने अंदर डालते चले गए, और हमारी जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली गई, और उन सारी चीज़ों की वजह से वो सारी बीमारी जो पश्चिम की थी अब वो हमारी भी हो गई है। तो इसलिए इस पे बात हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ये हमारे लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस तरीके के हमारे पारिवारिक रहन सहन और हमारे यार दोस्तों के मेले रेले थे, तो उसमें इसकी कोई जगह भी नहीं थी। बट अब है, अब ये वास्तविकता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं एक कोई एस्टिमेटेड आंकड़ा मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत सटीक आंकड़ा दे सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरी फोर्थ मैन, हर चौथा आदमी इसकी चपेट में है। और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है, इसके लिए किसी उम्र की भी ज़रूरत नहीं है। वो 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे से लेके और 80 साल के बूढ़े तक को हो सकता है, और ये सच में एक बीमारी है। इसके बारे में चलो बात करते हैं। तो शुरुआत में मैं बताता हूँ कि एक वर्ड आता है स्ट्रेस, जो ना बेबी है, इस प्रॉब्लम का बच्चा है। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को समझने का एक सबसे छोटा उपाय जो मुझे लगा, जो मैंने महसूस किया, वो ये है कि जब भी आपका मन मन मतलब जो चित्त है आपका, या दिमाग आप बहुत मोटे तौर पे कह लो, जब भी आपका मन एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है, यानी कि हर 5 मिनट में आप स्विच कर रहे हैं आइडिया। अभी फ़ोन देख लिया, अभी फ़ोन देखते 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 अरे यार ये भी ठीक नहीं, अभी टीवी देख लिया, टीवी भी ठीक नहीं, अभी किसी से फ़ोन पे बात कर लिया, और बहुत ज़्यादा आप काम छोटे समय में कर रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आपका माइंड चेंज हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको स्ट्रेस है। ये आप मान लीजिए कि आपको स्ट्रेस है। जब वो स्ट्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगता है, तो उसके अंदर एक कंपोनेंट आके ऐड होता है जिसको बोलते हैं फियर। यानी कि अब वो स्ट्रेस क्यों है को जब आप खोजोगे धीरे धीरे, तो पता चलेगा कि कहीं ना कोई फियर है जिससे मन भाग रहा है, जिसको मन फेस नहीं करना चाहता है। और वो फियर की बेचैनी जो है हमारे अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ट हो रही है, और उस फियर को फेस ना करने की वजह से ही मन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और धीरे धीरे वो फियर, वो इनसिक्योरिटी जो है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रही है। एंजाइटी से जो एक्चुअल मतलब है कि जब स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करने लगे, यानी कि स्ट्रेस ऐसा भी स्ट्रेस होता है कि कोई बात हुई, अरे यार वेट कर रहा हूँ किसी का, वो आया नहीं है, आई नहीं, स्ट्रेस हो रहा है यार कहीं ना रह गई हो, अब वो आ गई या आ गया, स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन जब ऐसा ना हो, जब स्ट्रेस कॉन्टिन्यूटी में काम करना शुरू कर दे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। अब वो एंजाइटी हो गई। अब हिंदी में इसकी कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी है नहीं, तनाव एक ही वर्ड है, तनाव है। लेकिन तनाव और स्ट्रेस में बड़ा फ़र्क है। तनाव तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस हमारी मानसिक हालत, मेंटल सिचुएशन को लेके होता है।
अगली जो बात आ जाती है कि जब एंजाइटी बहुत लंबे समय तक रहने लगे, कि जब स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक रहने लगे तो एंजाइटी बन जाए, और जब एंजाइटी बहुत समय तक रहने लगे तो वो धीरे 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 डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिप्रेशन जो है वो एक्चुअली राक्षस है, वही है वो रियल डेमन, जिससे लड़ाई बहुत आसान नहीं है, जिसके बारे में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने और बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कोट किया है कि डिप्रेशन इंसान को अंदर अंदर ख़त्म कर देता है। तो हम जो बात करेंगे वो डिप्रेशन पे ही करेंगे कि डिप्रेशन को कैसे समझा जाए। आप बहुत सारे लोग हैं, जैसे इरफान खान साहब थे, उन्होंने क्लियर डिप्रेशन पे बात की थी। दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन पे बहुत क्लियर बात की है। मनोज बाजपेयी ने डिप्रेशन पे बात की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने डिप्रेशन पे बात की है। और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, जिन्होंने डिप्रेशन पे बात की। प्लूटो ने भी डिप्रेशन पे बात की है। सोक्रेटिस ने भी डिप्रेशन पे बात की है। तो मतलब ये जो डिप्रेशन है बेसिकली ये क्या है, और ये ज़्यादातर लोगों को है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार या तो नहीं हुए हैं या नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अपने जीवन काल में, जीवन काल आप मान के चलिए, आपको 13 साल के बाद होश आता है कि कौन है, क्या है, हम कौन हैं, समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ड्रीम्स क्या हैं। और इंसान 80 साल तक एक होश की जीवन में रहता है कि भाई होप रहती है कि मैं कुछ कर जाऊंगा। 80 के बाद शायद आदमी को लगने लगता है कि अब जीवन बचा ही क्या। अब वो जो सिचुएशन है वो किसी को 20 साल में आ जाती है, किसी को 25 साल में आ जाती है, किसी को 40, किसी को 45, किसी को 50, कि यार अब बचा ही क्या है। वो डिप्रेशन की वो स्टेज है जहाँ इंसान ने लड़ना बंद कर दिया है, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब बचा ही क्या है। तो डिप्रेशन की जो शुरुआत है मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होती है। हम जब छोटे होते हैं हम बड़े एम्बिशियस होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, और एक वो ड्रीम्स ऐसे नहीं होते कि वो अचीव नहीं होंगे। अगर कोई हमें आके कह दे कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में, तो हम उस आदमी का ना मुंह नोच लेंगे कि कैसे कह दिया तूने ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि ऊर्जा लवरेज होती है, प्लानिंग ज़ीरो होती है, बस मन में है कर जाएंगे, कैसे कर जाएंगे उसका अता पता नहीं होता, क्योंकि आता ही नहीं है वो सब। तो हमें तो बस है कि बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना है, आर्मी में जाना है, खिलाड़ी बनना है, एक्टर बनना है, हीरोइन बनना, कुछ भी बनना है। हमें बस उस पर क्लियरिटी है कि हमें ये बनना है, कैसे बनना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो, उसका प्लान क्या हो, उसके बारे में हमारे पास ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है। और उस उम्र में हम ना किसी को मेंटर बनाना चाहते हैं और ना किसी की कोई बात मानना चाहते हैं। हमारे अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुन सुन के इकट्ठे किए हैं, देख देख के, और हम उन्हीं के हिसाब से कर जाएंगे। ये हमारा अहंकार होता है, हमारा घमंड होता है। जब लाइफ आगे बढ़ती है, हम आगे इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, तो धीरे 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 हम फेलियर का सामना करना शुरू करते हैं, यानी कि हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। ये किया रिजेक्ट, ये किया रिजेक्ट, ये किया रिजेक्ट। तब हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, और वो रिजेक्शंस एक सीरीज में काम करने लगते हैं। रिजेक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। रिजेक्शन हमें सबसे पहले पेरेंट्स से मिलता है, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलता है, यानी कि आप कह रहे हो मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ ना बन पाओगे, जो कुछ है अपना ये पढ़ाई वढ़ाई करके कहीं नौकरी ढूंढ लो। वहाँ पहला रिजेक्शन आता है, लेकिन आपने तो टाल दिया, मम्मी है, पापा है, दोस्त है, भाई है, कुछ है करके, लेकिन वो ब्रेन को पता है, ब्रेन ने वो रीड कर लिया, वो सबकॉन्शियस ब्रेन उसको चर्न करता रहता है कि रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया। अब ये जो रिजेक्शंस इकट्ठे होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके बिलीव सिस्टम को खोखला करते रहते हैं। जो आपका बिलीव था ना कि हाँ मैं कर जाऊंगा, ये रिजेक्शंस उसमें दीमक की तरह लग जाते हैं और वो आपका बिलीव सिस्टम लड़खड़ाने लगता है। आप किसी हद तक पहुंचते भी हैं, कुछ स्टेजेस कवर भी करते हैं अपनी जर्नी की, लेकिन वहाँ पे भी आपको वो सफलता नहीं मिलती जो आपके मन में है। तो आप मिली हुई सफलता को भी रिजेक्शन ही मान लेते हैं, हालांकि आपको उसको सफलता की तरह देखना चाहिए। क्योंकि एक शेर है कि ये मत देखो कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि देखो कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस जर्नी को डेस्टिनेशन पे ही लॉक कर देते हैं कि हाँ यार फाइनली जब मैं वो हो जाऊंगा मैं तभी अपने आप को सफल मानूंगा, जिसमें कि
ऐसी स्थिति आज तक आदि अनादि काल से किसी के जीवन में नहीं आई है। सब जर्नी में ही रहे और जर्नी में ही चले जाते हैं, कोई डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाता। अगर कोई दुनिया में सत्य डेस्टिनेशन है तो वो मौत की वो सैया है जो आपको प्राप्त होगी, जो सत्य है और आपका डेस्टिनेशन है। उससे पहले सब जर्नी है। तो ये जो डिप्रेशन जब इकट्ठा हो जाता है वो रिजेक्शन से इकट्ठा होता है, और वो रिजेक्शन यारों से हो, दोस्त से हो, गर्लफ्रेंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, या आपके खुद के द्वारा भी रिजेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आपको मान लो आपको गाड़ी खरीदनी है, कैमरा खरीदना है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, कोई महंगी किताब खरीदनी है, परफ्यूम खरीदना। तो जब आप अपनी खुशी के लिए अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाते हैं तो वो आपका ब्रेन उसको रिजेक्शन की तरह ही रीड करता है। यानी कि यू रिजेक्टेड योर डिज़ायर, यू रिजेक्टेड योर विल ड्यू टू पैसे नहीं है, ड्यू टू सिचुएशन नहीं है। ब्रेन उसको रिजेक्शन की तरह ही रीड करता रहता है और ब्रेन के अंदर उन रिजेक्शंस का जखीरा बन जाता है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितना अमीर है। हो सकता है आप 100 करोड़ रुपए के आदमी हैं, 1000 करोड़ के आदमी हैं, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आपको लगता है कि आप उसको जो कहते हो आपको उल्टा जवाब देता है, तो क्या आप किसी पैसे से ठीक कर सकते हो? नहीं, ब्रेन एज एन रिजेक्शन रीड कर रहा है। आपकी पत्नी है, आपको नहीं उस स्थान पे आपको सम्मान देते जिस स्थान पे उनको देना चाहिए, या 50 इख्तलाफात हैं, वो उनकी 50 चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आप अरबोपति हो, कितने कितने अमीर लोगों के तलाक होते हैं, न जाने कितने कितने अमीर लोग फांसी पे लटक जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लॉर्ड पॉल थे एक, इंग्लैंड में, उनका बेटा अरबों खरबों का मालिक था, लॉर्ड कहती थी, इंग्लैंड गवर्नमेंट बनाने वाले व्यक्ति थे, उनका अकेला बेटा था, फांसी पे लटक गया। पैसे का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना क्या है? हमने जीवन में रिजेक्शंस कितने अलाउ किए और कितने रिजेक्शंस से हमने फाइट ही नहीं की, हमने उनको आने दिया और उनको रिजेक्शंस मानते रहे। शायद यही गलती मैंने भी की थी और मेरे भी डिप्रेशन का रीज़न यही था कि मैं एक बहुत बड़ी यात्रा में था। मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, अभी भी चाहता हूँ, राइटर हूँ। मैंने अटैम्प्ट्स किए, मैंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। मैं बॉम्बे गया बिना किसी बैकग्राउंड के, ना कोई फैमिली सेटअप, ना मुझे कोई नॉलेज, लेकिन फिर भी जाते ही मैं प्रोड्यूसर बना। मैंने फिल्म प्रोड्यूस की, मैंने 5 फिल्में प्रोड्यूस की और जहाँ तहाँ से पैसे इकट्ठे किए, इंटरेस्ट पे लिए, जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने गाने लिखे, फिल्में लिखी, डायरेक्ट की। मेरी बिगेस्ट फिल्म जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, उससे मुझे कर्जे में आ गया मैं। और वो छोटे छोटे रिजेक्शंस आ रहे थे जो मैं फिल्में करता जा रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। मुझे प्रोसेस ही नहीं पता था कि बनना कैसे है, करना कैसे है, बस करे जा रहा था। एनर्जी थी अंधी, लेकिन वो अंधी एनर्जी से किया हुआ काम धीरे धीरे रिजेक्शंस में पाइल्ड होने लगा और मेरे ब्रेन के अंदर उन रिजेक्शन से कंटिन्यू स्ट्रेस रहने लगा, एंजाइटी रहने लगी और मैं डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में क्या होता है? सबसे पहले डिप्रेशन तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को खा जाता है। अब आपको विश्वास नहीं होगा किसी भी चमत्कार पे। अगर आपको कोई ये कहे ना कि घर की घंटी दबाओ, बाहर विष्णु जी चक्र धनुष लेके खड़े हैं आपकी मदद के लिए, तो आप यहीं से बोल दोगे कि जाओ यार, भगाओ, हमें नहीं चाहिए विष्णु जी। ईश्वर खुद भी आके आपकी मदद करनी चाहे तो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विश्वास ही खत्म हो चुका है कि अब कुछ हो सकता है, अब कोई सुबह हो सकती है। आप हार मान चुके हो और आपने लड़ना बंद कर दिया है। ये है डिप्रेशन। अब जो वो रिजेक्शंस का पुलिंदा है जिसने आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को इतना डीएक्टिवेट कर दिया है, अब इसको बायोलॉजिकली भी समझा सकता हूं मैं आपको। बायोलॉजिकली क्या होता है? जैसे बिलीफ सिस्टम खत्म होता है तो हमारे ब्रेन में ना एक बादाम की तरह एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है एमिगडाला, बेसिकली, जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वही हमारे सारी जितनी भी भावनात्मक चीज़ें हैं, खुशी, प्यार, प्रेम, पाना, खोना, सक्सेस, सफलता, ये सारी चीज़ों के जो रसायन हैं वो वही बनाता है। ठीक है जी। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेट किडनी के ऊपर से यहाँ पे कोई कंपोनेंट होता है, उससे एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं कार्टिसोल। तो जो कार्टिसोल है बेसिकली, तो वो जो हमारा एमिगडाला है, एमिगडाला इस बात को निर्धारित करता है कि हम में भाव जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं और उनके डिफेंस में या ऑफेंस में, दोनों तरफ काम करता है, खड़ा हो जाता है।
उसकी एक्टिविटी की वजह से जो कॉर्टिसोल नाम का जो वो हमारे अंदर एंजाइम रिलीज होता है, जो हमारे ब्लड में होता है, आप जाएं आराम से डॉक्टर के पास जाएं, बोले मुझे कॉर्टिसोल का टेस्ट कराना है, तो आपका वो कॉर्टिसोल बढ़ा है या घटा है, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी है या नहीं। ये टेस्ट सिंपल मेडिकल टेस्ट है, आप पता कर सकते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेस है या नहीं। मैंने दूसरा तरीका बताया कि मन एक जगह नहीं लग रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो सीधा सीधा स्ट्रेस है आपको और एंजाइटी है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ये है कि अब कुछ करने का ही मन नहीं है, मतलब अब लड़ना ही नहीं है, ये डिप्रेशन है। स्ट्रेस में आप लड़ते हो, एंजाइटी में भी लड़ते हो, डिप्रेशन में नहीं लड़ सकते। तो फिर बहुत सारे ऐसे एंगल आते हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या डॉक्टर्स या आपके नियर डियर्स आपको बोलते हैं उठ खड़ा हो, कुछ कर, निकल, वॉक कर, प्राणायाम कर, योगा कर, धूप में जा, है ना, अपनी डाइट चेंज कर, हैबिट चेंज कर, बिलीव पैदा कर। वो बेचारे सही कह रहे होते हैं, बात बड़ी तर्कसंगत है, बहुत सही कह रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन उसका क्या कि अंदर से फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं बची है। अब इसको कैसे डील किया जाए? सब तुम भी जानते हो कि इस बीमारी से लड़ने का एक ही उपाय है कि बाहर निकल, दौड़, लोगों से मिल, फोन पे बात कर, जो रियल प्रॉब्लम है उसको फेस कर, ये सबको पता है, लेकिन ये कर नहीं पाता इंसान, और इंसान एक हताश बेचारे आदमी की तरह बस रोता ही रोता है। दोनों आंखों से गंगा यमुना बहती है और इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाता बिस्तर से भी उठने की। ये होता है डिप्रेशन। सारा ज्ञान धरा रह जाता है, सारी सारी समझदारियां धरी रह जाती हैं, आपकी सारी डिग्रियां, सारा विवेक तिलंडी में चला जाता है जब वो डिप्रेशन नाम का राक्षस आपको दबोचता है उस बिस्तर पे। आपके पास मिला जुला के एक ही चीज़ रह जाती है कि कैसे ही भी करके ये जो दिमाग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है और मैं बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इस पूरे थॉट प्रोसेस को कैसे ख़त्म करूँ। तब आप नशे की तरफ जाते हो, क्योंकि नशा आपके उस एक्टिव ब्रेन को आइसोलेट कर देता है और सारा का सारा लोड सबकॉन्शियस ब्रेन पे शिफ्ट कर देता है। और सबकॉन्शियस ब्रेन जो है हमारी फैंटेसी लैंड है, जहाँ पे कोई रियलिटी निवास नहीं करती। वो हमारा वो गाला लैंड है, वहाँ पे फूल खिले हैं, वहाँ पे आप राजकुमार हो, वहाँ पे आपकी रानियाँ हैं, आपके किंगडम हैं, आप ही हो और कोई नहीं है। ये नशे की स्टेट वहाँ ले जाके हमें उस फैंसी लैंड पे पटक देती है, जो कि रियलिटी नहीं है। वो नशे की हालत में रियलिटी लगती है और अंदर से डोपामिन और मेलाटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे ब्रेन को सुकून मिलता है। तो उन डोपामिन को और मेलाटोनिन को रिलीज करने के लिए आदमी बार बार उस नशे की तरफ बढ़ता है और उस नशे की अवस्था से, नशे की सिचुएशन से अपने आप को बाहर ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अपने आप को बाहर करेगा तो फैंटेसी लैंड छूट जाएगी और ये जो ढम करके आंखों के सामने रियलिटी आएगी, इसको फेस करना अब उसके बस की बात नहीं है। ये सिचुएशन खड़ी हो जाती है इंसान के सामने। इसमें आपकी कंडीशनिंग भी होती है कि आप किस माहौल में रहे, आपके नियर डियर कौन है, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। सबसे ज़्यादा दुख इस डिप्रेशन की स्थिति में जो मुझे लगता है जो होता है, और वो आपको भी होगा अगर आपने ये चीज़ फेस की होगी, कि बाकी जितने भी आपके शुभचिंतक, यार दोस्त, पत्नी, मित्र, पिता, माता, भाई, पुत्री, पुत्र, सब जितने भी होते हैं, आप ही की हार के साथ वो भी हार मान चुके होते हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। और ये बहुत बहुत भयंकर स्थिति है जिस समय आप बिल्कुल अकेले हो। उनकी भी गलती नहीं है, आप बिल्कुल उनकी गलती ना माने, आपकी ही बातों ने, आप ही की हरकतों ने, आप ही के डिप्रेशन ने उनको वो नाउम्मीदी दी है, वो बेबसी दी है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद लड़ने को तैयार नहीं हो और आपके लिए कोई लड़ने को अब तैयार नहीं है। ये है वो स्थिति जहां जाके आदमी को सुसाइडल थॉट बनने लगते हैं, इंसान को यूजलेस लाइफ लगने लगती है और लगता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही कुछ नहीं है, मैं यहाँ बस इसी काम के लिए आया हूँ कि मैं पढ़ा रहूँ। और उसको खुद को अपने ऊपर भी बोझ लगने लगता है वो, और उसको ये भी फील आने लगता है कि मैं अपने परिवार पे भी बोझ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अगर ख़त्म कर दूँ तो कम से कम मैं इनका बोझ उतार दूंगा, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर इस सिचुएशन पे आप खड़े हैं और पहुंच गए हैं, या आपको लगता है कि आप पहुंचने वाले हैं,
आप डीप डाउन डिप्रेशन की लास्ट स्टेज में हैं। अब ये सिचुएशन में मतलब बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखी है, झेली है, भोगी है। मैं चिल्लाता था रातों में, पूरी पूरी रात चिल्लाता था। मैं किचन में अपने आप को बंद कर लेता था। मैं बॉम्बे में अकेला रहता था। अब मैं इसीलिए कुछ दिन के ब्रेक के लिए दिल्ली आया था, क्योंकि मुझसे वो सब मैनेज नहीं हो रहा था। अब मुझे वो साफ पिक्चर दिख रही है, जब मैं अपने आप को उस डायरेक्टर जयवीर पंगाल से अलग खड़ा करके देखता हूँ। और मैं अब जब उस जयवीर पंगाल को देखता हूँ तो मुझे इतना भयंकर सपना लगता है कि हे ईश्वर, पता नहीं मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे यार दोस्त थे, जिन्होंने मुझे उस काली रात से बचा लिया। जहाँ पे मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ, उस जयवीर पंगाल को जब यहाँ से देखता हूँ खड़े होके, तो मुझे यहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या लाइफ हो गई थी मेरी। आज इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी, क्या हुआ और कैसे मैं बाहर आया इस बात से। मैंने सबसे पहला काम, जो जितनी भी हिम्मत जुटी थी मेरे पास, जितनी भी मुझ में शक्ति उस समय बची थी, मैंने एक निश्चय किया। और इस बात का निश्चय ही करने में मेरी समस्त ऊर्जा खत्म हो गई थी कि हाँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं बीमार हूँ और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ये एक्सेप्ट करने में ना पैर के अंगूठे से लेके सर के बाल तक की एनर्जी यहाँ छाती में इकट्ठी करनी पड़ी थी कि मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बीमार हूँ, आई नीड हेल्प, एंड देन शाउट अबाउट इट। 2 लोग बचे हैं, एक आदमी बचा है। मैं कह रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं बचा है, आपका कोई पेट डॉग बचा है और कुछ भी नहीं बचा है, आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, आपको एक भगवान नाम का जो वो कार्ड है, वो जो भगवान नाम की एक प्रतिमा है, या भगवान नाम की जो एक चीज़ दी हुई है, चाहे आपका बिलीव उसमें बिल्कुल ना बचा हो, बिल्कुल बचा भी नहीं होगा, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, इस स्थिति तक आप चले गए होगे कि बचा भी नहीं होगा उस ईश्वर में बिलीव, उस अल्लाह में, उस भगवान में, लेकिन अपने लिए उस बिलीव को खड़ा करो। कोई नहीं सुन रहा ना, उस मिट्टी की मूर्ति को खड़ा करो और उससे बात करो और उससे मदद मांगो। कोई नहीं है वो कोई भगवान नहीं है, आप ये मान लो। वो बस कोई है जो तुम्हें सुन सकता है, जो तुम्हारे बिलीव में फिट होता है, उसको रख लो वहाँ। अगर आप भगवान नहीं रखना चाहते, आपके माता पिता हैं, उनको मानते हो, उनकी फ़ोटो रख लो। गुजर गई हैं आपकी माता पिता, गुजर गए हैं, कोई आपका भाई, कोई परम मित्र यहाँ नहीं है, कहीं उसकी फ़ोटो रख लो। मैं कह रहा हूँ, कोई भी सिंबॉलिक एक ऐसी चीज़ ढूंढो जिस पे आज भी आपको यकीन हो, अकीदा हो कि वो सुनता है मुझे, वो रखो। ईश्वर है तो बहुत बेहतरीन है। ईश्वर थोड़ा जल्दी इलाज करेंगे आपका। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ कहीं ना कहीं, चाहे हम कितने भी नास्तिक हो जाएं, एक विश्वास जरूर जुड़ा रहता है कि यार यही करते होंगे शायद, क्योंकि अगर मेरे करे से कुछ होता तो मैं आज इस हालत में ना होता। मैंने तो सारे हाथ पैर मारे थे, सारे घोड़े दौड़ाए थे, जितनी मुझ में अकल थी मैंने सब किया था। फिर अगर मैं इस स्थिति में हूँ तो शायद किसी और ने किया होगा, तो मैं किसी और के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ना ठहरा के इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा देता हूँ और इन्हीं से बात करता हूँ, इन्हीं से सवाल करता हूँ। वो मेरी पहली ब्रेक थ्रू थी, जब मैं इस एहसास के पास आया कि नहीं, मैं बीमार हूँ। उनसे बात करते 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 मेरे पास एक डेटा इकट्ठा हुआ। मैंने अपने पूरी जितनी भी बातें हुई थी लाइफ में, जो जो गलतियां हुई थी, वो पूरी की पूरी कहानी जब मैं उनको बोलता था ईश्वर को, तो महादेव को मैंने पकड़ा था, शिवलिंग में लेके आया था एक, वो फोटो आज भी शायद कहीं फेसबुक पे मिल जाएंगे। मुझे समुद्र के किनारे एक मेरी फ्रेंड है, उसको मिला था, तो मैं, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया था वो शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग था। तो मैं उनसे बात करता था रात रात भर बैठ के, शराब पी लेता था कभी कभी, और कभी कभी क्या पी ही लेता था, और बस महादेव से बात करता रहता था, रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। तो मैं पूरी की पूरी फ्लैशबैक की एक कहानी मेरे दिमाग में आई, और धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ गलतियों के पिटारे हैं जिनको मैं अपनी वाहवाहियाँ समझ रहा था, अपनी तारीफें समझ रहा था। अरे वो तो मिस्टेक्स थी, वो तो गलतियां थी मेरी। उस पूरी कहानी को सुनाने से मुझे महादेव को उनकी लिस्ट बनने लगी।
उन गलतियों में जो मुझे सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैंने ये दोनों कान खुले क्यों रखे जब रिजेक्शंस मिल रहे थे। मैंने कान बंद क्यों नहीं किए रिजेक्शन के टाइम पे। मैंने क्यों ना रिजेक्शंस को बाहर ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्यों उनको अपने अंदर आने दिया, क्यों क्रिटिसाइज करने दिया लोगों को मुझे उस लेवल पे कि वो डेटा मेरे दिमाग में एक जहर की तरह खड़ा हो गया। ये मुझे समझ आने लगा कि डोंट अलाउ एनीबडी टू क्रिटिसाइज यू, स्टॉप। और स्टॉप हम्बली, सॉरी मैं जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने विवेक से जो कर पाऊँगा मैं कर पाऊँगा, मुझे आलोचना नहीं चाहिए। आलोचना आपको करनी है, आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएं, मेरे खिलाफ यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, कहीं भी जाएं, मेरे दोस्तों को शिकायतें करें, जिसको करें करें, मुझे ना करें। इवन अगर कोई आपके पास आया भी, जैसे मेरे पास भी लोग आते थे कि फला आदमी आपके बारे में ये बोल रहा था, वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, आपको ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, मैंने सुना। क्यों सुना मैंने पता नहीं, मुझे अब ये ज्ञान होने लगा था। यहाँ से मेरी स्टेप 1 की रिकवरी शुरू हो गई थी। मैं बड़ा थैंकफुल था। फिर मैंने उस हिम्मत को जुटा के उन गलतियों की लिस्ट बनाई और मैंने प्रण लिया कि मैं एक एक गलती पे काम करना शुरू करूँगा। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी फिल्में 1000 करोड़ कमाएं, 100 करोड़ कमाएं, ये कर ले वो कर ले। अब मैं उस लड़ाई में नहीं था कि मैं क्या करूंगा, मैं अब इस लड़ाई में था कि मैं पहले जैसा कैसे हो जाऊं। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, फाइटिंग टू माई सेल्फ, पुशिंग माई सेल्फ एंड वर्किंग ऑन मी। बस इतना मैंने शुरू कर दिया था। फिर मैं एक ओशो की वीडियो सुनने लग गया मैं फिर बहुत ज़्यादा। तो ओशो ने भी मुझे बहुत सारा दर्शन दिया, बड़ा सपोर्ट किया। ओशो से क्या फ़ायदा हुआ? ओशो से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने खुद को 2 हिस्सों में पाया। एक मैं, जो मैं था, और एक मैं, जो मैं हो गया। ये जो 2 व्यक्तियों का डिफरेंस है वो मुझे ओशो से समझ आया। जब मेरे अंदर वो 2 हो गए तो मैंने देखा कि एक जो है वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पीड़ा में है, जो चीज़ें ठीक करना चाहता है, जो मेरे अंदर एक है। और जो मेरे अंदर दूसरा है वो पीड़ा, लड़ाई, किसी में कोई इंटरेस्ट ना लेके वो बस आराम से पड़ा रहना चाहता है। और वो पता नहीं किस चमत्कार के भरोसे है कि न जाने कौन कमंडल और त्रिशूल लेके आएगा और मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, जिसमें कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उसकी तरफ हो गया जो पीड़ा और कष्ट में था। मैं इस ऐशो आराम वाले की तरफ ना रहा। मैंने सोच लिया कि ये गलत आदमी है, मैं इसका साथ नहीं दूंगा। है मेरे ही अंदर, पर मैं इसका साथ। अब कहानी शुरू होती है कि ओशो को पढ़ते पढ़ते मैं फ्रिक्वेंसी और आवृत्ति पे पढ़ाई शुरू की और चक्रास तक पहुंचा। मैं चक्रास की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, मूलाधार चक्रा की क्या एनर्जी है, ये सब अलग विषय है, हालांकि मैं बता रहा हूँ। करते 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 मैं अनाहत चक्रा, है ना, अनाहत चक्रा, ये सब आज्ञा चक्रा और सहस्त्रधार चक्रा की फ्रिक्वेंसीज होती हैं इनकी। तो मैंने उन फ्रिक्वेंसीज को पढ़ा तो मैंने देखा कि अनहदा की फ्रिक्वेंसी गिर गई है बॉडी के अंदर। अगर मैं बॉडी को आंख बंद करके मेडिटेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे डर लग जा रहा है। भूत प्रेत पिशाच न जाने कितने भयंकर भयंकर दानव, उनके मुंह गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, ऐसे रील की तरह मेरी तरफ आ रहे हैं, ऐसे झपट्टे मार रहे हैं। मतलब मैं सस्टेन ही नहीं कर पा रहा हूँ 5 मिनट भी। आंखें इतनी विभस्त विभस्त तस्वीरें, सड़े गले लोग, इतने लंबे दांत, आधे जले हुए, ऐसे मेरी तरफ बढ़ रहे होते थे। तो मैं ऐसे ऐसे घबरा जाता था। फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता था, रात में बैठता था 12 बजे आँख, क्योंकि नींद आती नहीं है डिप्रेशन में, कभी भी उठ जाते। तो मेरे को लगा जब भी नींद ना आए तब बैठो, लेकिन उस बैठने में वो खौफ, वो डर आ रहा था। फिर मैंने पढ़ा, ओशो के द्वारा पढ़ा, तो फिर मैं आगे स्टडीज़ पे गया तो मुझे पता चला कि हमारे बॉडी के अंदर जो ये मैं बता रहा था एमिगडाला जो है, ये बेसिकली हमारा सेनापति है इमोशंस का। यही हमें मैसेज देता है कि फियर है, डर है, कुआं है, खाई है, गिर जाओगे, मर जाओगे, गलत हो जाए। ये हमारे अंदर जितनी ये इनसिक्योरिटीज हैं, भय की भावना जितनी है, वो यही हमारे दिमाग को मैसेज देता है। मैं समझ गया कि सारा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है, ये मुझे भय दे रहा है और मैं उस भय से फाइट नहीं कर पा रहा। भय क्या दे रहा था वो भय दे रहा था कि तू अब असफल हो चुका है, तेरी लाइफ खत्म हो गई है, अब तू कर ही नहीं पाएगा कुछ, तेरी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तेरे पैसे खत्म हो गए हैं, अब तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाए। ये फियर कि तू तो गया, यू आर आउट ऑफ द गेम नाउ, ये फियर प्रोड्यूस कर रहा था वो, और मैं इस फियर के ही अगेंस्ट नहीं लड़ पा रहा था। अब मैं समझ गया कि इसकी फ्रिक्वेंसी उठाई जाए, क्योंकि ये जो
एमिगडाला है, इसको अगर मैं फ्रिक्वेंसी देता हूँ, ये मैंने पढ़ा, फिर इसको अगर फ्रिक्वेंसी देता हूँ तो ये डिफरेंटली सोचने लगेगा। अब मेरा काम शुरू हुआ कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये होती क्या है और बॉडी में इसका रोल क्या है। तो इस फ्रिक्वेंसी की स्टडी करते हुए मैंने चक्रास स्टडी में बताया, उसको को सुन रहा था, तो चक्रास स्टडी में जब मैंने देखा कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है जो मेरे ख्याल से वो हमारे अनादा चक्रा से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 376 के आसपास से लेके 250-300 के बीच में कहीं पे फ्रिक्वेंसी होती है। वो आप देख लेना, हर चक्रा की एक फ्रिक्वेंसी होती है। मैंने उस फ्रिक्वेंसी को समझा और इसका नेचुरल सोर्स जानने की कोशिश की मैंने। तो मुझे पता चला कि ये जो मृदंग होता है, क्या बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, जो टन करके ऐसे पूरा मंदिर में जो आदमी मर जाता है तब भी उसके आगे बजाते हैं, है ना, मंदिर में भी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, और जो मंदिर का बड़ा घंटा होता है। तो वैदिक काल में भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता था कि घंटे की फ्रिक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम घंटों के साइज अलग अलग रखते थे। तो वो जो ऊपर के चक्रास की अनंत के ऊपर के चक्रा, विशुद्धि और आज्ञा और शस्त्रार्थ की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई फ्रिक्वेंसी है, 300 के आसपास जाके समथिंग है वो। आप इसको चमत्कारिक रूप से करना, और आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो जो कहो मैं हार जाऊंगा। आप एक हेडफोन लेना, कान पे रखना और आराम से ध्यान में बैठना, आंखों पे पट्टी बांधना, मैंने बांधा था ऐसे ही करके, और उसको हाई वॉल्यूम में, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि आपको ये क्या आज्ञा चक्रा की फ्रिक्वेंसी का अनंत चक्रा की फ्रिक्वेंसी का साउंड चाहिए, वो मिल जाता है यूट्यूब पे। आप लगाओ, कंसंट्रेट करके उसको सुनो। धीरे धीरे उस साउंड के साथ जब आप मर्ज होना शुरू करोगे उस अंधेरे में, जो पहले मुझे वो भयके राक्षस दिखते थे अब वो कम हो गए थे। वो आ रहे थे, मैं आंखों से देख रहा था कि ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया। अब वो मुझ पे अटैक नहीं कर रहे थे, यानी कि उस फ्रिक्वेंसी की वजह से जो मेरा अंदर का सिस्टम था, जो मेरा तंत्रिका तंत्र था, वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स करने लगा था उस फ्रिक्वेंसी की वजह से। और मैं दृष्टा हो रहा था, यानी कि मैं पिक्चर देखने वाला हो रहा था, जहां की मैं पिक्चर का किरदार बन के डिप्रेशन लिए घूम रहा था। सो धीरे धीरे वो ऊर्जाएं इकट्ठी होनी शुरू हुई शरीर में, जिनकी वजह से मुझे ये दिखाई देने लगा कि हो क्या रहा है बेसिकली। तब तो मुझे वो दिखाई भी नहीं दे रहा था कि हो क्या रहा है। ये हर डिप्रेशन वाले आदमी के साथ होता है, और बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनके पास ऐसे यार दोस्त हों जो उनको आखिरी समय तक, यानी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक कंधा दें। जनरली लोग छोड़ देते हैं, और उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ही मैं उस मेडिटेशन को कर रहा था, साउंड मेडिटेशन को, तो मैं धीरे 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 मेरी रियलिटी चेंज हो रही थी। मुझे लग रहा था, जो मैं 2 BHK लेविश रहता था तो मुझे लगता था ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कैसे होगा। फिर मुझे समझ में आने लगा, 2 कमरे का इतना बड़ा घर तू अकेले रहता है, एक बिस्तर पे पूरे दिन पड़ा रहता है, उसके लिए तू 2 लाख रुपए महीने का खर्चा कहीं से भी अरेंज कर रहा है, क्यों, क्या ज़रूरत है। मुझे रियलिटी चेंज होने लगी, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि इसको फाइट करने की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे प्लूटो की कहानी मैंने पहले पढ़ी थी, तो प्लूटो की कहानी ये थी कि कुछ लोगों को बचपन से, मानो ये कल्पना है, मानो कुछ लोगों को बचपन से बेड़ियों में बांध के एक अंधेरी गुफा में कैद कर दिया गया। उनके पीछे एक तेज आग जल रही है, और सामने एक दीवार है जो दूसरी गुफा की है। उनके पीछे वो जो इतनी तेज आग है कि वो पीछे पलट के भी कभी जीवन में नहीं देखे, और बड़े हो गए, क्योंकि वो इतनी तेज पीछे रोशनी आती है। उस रोशनी के सामने कुछ लोग आते जाते रहते हैं, जिनकी परछाइयां सामने वाली दीवार पे पड़ती है। ऊंट, घोड़े, हाथी, औरत, आदमी सब गुजरते हैं, तो उनकी परछाइयां वहां पड़ती हैं, लेकिन आवाजें आती हैं। तो इन लोगों का ये बिलीफ सिस्टम बचपन से डेवलप हो गया कि इन परछाइयों से आवाज आती है। धीरे 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 वो श्योर हो गए कि ये परछाइयों से आवाज आती है, ये परछाइयां ही जीवित हैं, यही हैं बस, क्योंकि वो बचपन से वहीं थे, मतलब पैदा होते ही। कुछ दिन बाद उनमें से एक व्यक्ति आजाद हो गया। वो गया बाहर, उसने देखा कि अरे ये तो आग है, ये तो लोग हैं। तो वो देख ही नहीं पाया, वो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो वो थी, लेकिन चलो जैसे तैसे उसने लड़ा के जैसे तैसे उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया। सूरज की रोशनी देखी, रियल वर्ल्ड देखा, और उसको लगा कि यार ये तो बड़ी प्यारी चीज़ है, ये लोग तो बड़े भ्रम में हैं, इनको तो लगता है कि वो परछाइयाँ ही जो है वो सत्य हैं, मैं इनको वापस जाके बताता हूँ।
तो जब वो व्यक्ति आया वापस उन लोगों के पास, तो उसने उनको समझाने की कोशिश की कि परछाइयाँ सत्य नहीं है, ये किसी की परछाइयाँ हैं, यानी कि जो दुख, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है वो अब सच नहीं है, वो कुछ घटनाओं की प्रतिलिपि है, कुछ घटनाओं की परछाई है। ये सच नहीं है, वो घटनाएं हो चुकी हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। उनकी परछाइयों को देख के सच समझना और उनको जीवित समझना मूर्खता है। तो उन लोगों ने, जो जेल में थे, उन लोगों ने उसको पागल घोषित करके भगा दिया वहां से। कहा कि तू मूर्ख हो गया, तू रियलिटी से भाग रहा है। यही हमारे साथ होता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं, कि हम परछाइयों का जो बोझ है ना, उसको रियलिटी मान लेते हैं, जिसमें कि वो बीत चुका है। इसको और तरीके से समझने के लिए आप इस बात को समझो कि जब मृत्यु सत्य है और सबकी होनी है, किसी की आगे किसी की पीछे होनी है, तो जिन परेशानियों का पुलिंदा तुम लेके इस जीवन को खत्म कर रहे हो, उसकी भी क्या सच्चाई है? क्या वो परछाई नहीं हो सकती किसी बात की? एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट है कि जब हम ड्रीम्स में होते हैं, रात में सो रहे होते हैं, तो हमें वो ड्रीम्स बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। हमें पसीना आता है, कोई हमें दबोचता है तो हमारी सांस रुकती है। इवन अगर हम किसी के साथ संभोग कर रहे हैं सपने में, तो हमें रियल इस बॉडी पे फिजिकली महसूस होता है कि हाँ हमें हुआ। इतना रियल लगता है कि यही सच है। लेकिन जब आंख खुलती है तो लगता है अरे नहीं, यही सच है, वो तो सपना था। तो क्या पता हम किसी ऐसे डीप सपने में हों कि जब मृत्यु हो और आंख खुलेंगी तब पता चलेगा कि रियलिटी वो है, ये तो ड्रीम था। जब इतना अनसर्टेन सब कुछ है, जहां कुछ भी सत्य नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्या है, जो पहले आपके साथ थे वो ना रहे, जो अब आपके साथ हैं वो ना रहेंगे, आखिर में तुम ना रहोगे। जब इतनी हार्ड रियलिटी है, तो फिर डिप्रेशन कहाँ है और क्यों होना चाहिए? पर होता है, ये भी विडंबना है। बट उस हार्ड ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए जिस एनर्जी और जिस रिसेप्टर की जरूरत है वही सो जाता है, तो सत्य स्वीकार नहीं हो पाता। यही प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मैं बता रहा हूं आपको तरकीब, कि जब आप साउंड मेडिटेशन को क्रॉस करोगे तो आप धीरे 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 उस ऊर्जा को प्राप्त करोगे जिसकी सेकंड स्टेज आती है कि यार मॉर्निंग में उठ के थोड़ा अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट ली जाए। अब सनलाइट लेना जब शुरू करोगे तब और थोड़ा सी एंजाइटी, और हाँ, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, निरंतर पढ़ना ओशो को या किसी भी बिलीफ सिस्टम की चीज़ों को जो आपको सत्य, यानी सत्य क्या है? सत्य आप हैं, यानी बस आप ही हैं यहाँ पे और कोई नहीं है। यहाँ पे बेसिकली दो लोग हैं, आप हो और आपके अंदर वो दूसरा व्यक्ति है जो परेशान है, और एक आप हो जो परेशानी कर रहा है। बस इन्हीं दोनों लोगों के बीच की लड़ाई है। जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतनी जल्दी इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। और कितना भी कमा लेना, कितना भी प्राप्त कर लेना, और कोई भी खो छोड़ के चला गया हो, न जाने कितने लोग आते हैं जिंदगी में और कितने चले जाते हैं। जीवन इसी का नाम है। कभी 80 साल के बुढ़े से पूछोगे, वो बोलेगा कि न जाने कितने ऐसे प्रिय खो दिए मैंने जिनके बिना जिंदगी एक मिनट की अच्छी नहीं लगती थी, और आज उनके बिना मैं इतने साल से रह रहा हूं। ये सबके साथ होना है, इसको स्वीकार करना ही सत्य है। और सबसे बेशकीमती अगर कुछ है, सबसे बेशकीमती अगर कुछ है, तो आपके अंदर का वो व्यक्ति जो कष्ट में है, दुख में है, उसकी मदद के लिए खड़े होना पड़ेगा। और ये जो उसको दुख दे रहा है वो भी तुम में ही है, उससे लड़ना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझ लो, मैं आखिरी उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि आप जंगल में जा रहे थे, अचानक से आप खुश थे, सब बढ़िया चल रहा था, एक झाड़ हटाया तो सामने शेर था। अब क्या विकल्प है आपके पास? एक विकल्प है भागो, है ना। दूसरा विकल्प है स्वीकार कर लो कि शेर आ गया और खा जाएगा। इन दोनों विकल्पों में बचने की पॉसिबिलिटी किस तरफ है? स्वीकार कर लो। क्योंकि अगर भागने पे तो कुत्ता पीछे भाग लेता है। शेर को लगेगा कि तुम वेपन लेने जा रहे हो, तुम उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करो, चाहे उसका पेट भी भरा हुआ हो, लेकिन वो आप पे हमला करेगा 100%। लेकिन अगर आप चुप खड़े हो गए तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो खा जाएगा या नहीं खा जाएगा। यानी
50% जान बचने का अगर कहीं साधन है तो वो ये है कि फेस इट, फेस करो। और आप अकेले हो ये मान के फेस करो, आप देखना धीरे धीरे निकलने लगोगे। और रही बात क्षमताओं की, सफलता की, आयामों की, कौन छोड़ के चला गया, कौन छोड़ के चली गई, तो जब वो नहीं था या नहीं थी, या जब वो चीज नहीं थी, तब आप ज्यादा खुशहाल थे। ध्यान से सोचो, उस खुशहाली पे वापस जाना है और उसी के बिना जाना है जो खो गया है। जब तक सांस चल रही है तब तक युद्ध है, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। और मरना तो बुज़दिलों का काम है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको जज कर सकता है आपके सिवाय। आपने उस क्रिटिसिज्म को अलाउ कर रखा है, इसलिए लोग आपको जज कर रहे हैं। जस्ट से स्टॉप। किसी की हिम्मत नहीं है आपको जज कर ले, और अपनी जिंदगी आपकी है। एक बात बताओ, अरबों रुपए कमाने के बाद भी आदमी उतना ही खा पाता है जितनी भूख लगी होती है, और कई बार अरबों करोड़ रुपए होने के बाद भी भूख लगनी बंद हो जाती है। वो पैसा किस काम का? जीवन तो आनंद का नाम है। कैसे लिया जाए, चाहे किताब पढ़ के लिया जाए, फिल्म देख के लिया जाए, नाच के लिया जाए, प्यार करके लिया जाए, घूम के लिया जाए, फिर अकेले हो, कोई नहीं है, दो लोग हैं, एक जो कष्ट में है और मैं फिर बोल रहा हूँ एक जो कष्ट दे रहा है, दोनों का संबंध में बैठाना है। अब यात्रा जब शुरू हो जाएगी, ये बात समझ आ जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, युद्ध वापस से शुरू हो जाएगा। और अपने ही विरुद्ध है युद्ध, किसी और के विरुद्ध नहीं है युद्ध, अपने विरुद्ध है। फिर एक नई चाल, नई रणनीति, और आपको ना दुनिया चीटी नजर आने लगेगी जब इस डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। विश्वास मेरी बात का करना, आप इतना भयंकर, इतना विकराल महसूस करोगे ना कि बौने लगने लगेंगे लोग। क्यों? क्योंकि आप उस जर्नी को पार करके आ गए हो, जिस जर्नी में अक्सर लोग पंखे से लटक जाते हैं। आप वो ताकतवर आदमी हो, तो वो अपनी ताकत को जब तुम निकल के और ग्रहण करोगे ना वापस, तुम्हें चीटी चीटी नजर आएंगे ये लोग, जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट हाँ, वो स्थिति आपको खुद पैदा करनी है। जैसे ही वो ऊर्जा का नियम शुरू करोगे, सुबह की धूप के साथ योगा जोड़ दो, योगा करने लगो। एनर्जी एकदम से सब मत करने की कोशिश करना, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। गेन करो पहले, क्योंकि अब आपके पास ऊर्जा नहीं है, खर्च हो गई है। जब एनर्जी बैटरी खत्म हो गई है तो पहले बैटरी चार्ज करो, और उसका सबसे आसान उपाय है साउंड मेडिटेशन। आंख बंद करके फेस करो अपने फियर को, जो राक्षस आते हैं आपकी तरफ। फिर धीरे धीरे धूप में जाओ, हाथ पैर हिलाओ, योगा करो, दौड़ो। जिस दिन दौड़ने लगे उस दिन से डिप्रेशन खत्म होने लगे, क्योंकि दौड़ते ही पूरी बॉडी, जिस दिन 1 किलोमीटर मार दी ना, पूरी बॉडी का डिजाइन चेंज हो जाएगा। इतने जूसेस सेग्रीगेट होते हैं ब्रेन के अंदर, पॉजिटिव डोपामिन्स, के तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। और वो आदमी जो मैं बता रहा था ना, गुफा के बाहर चला गया था, उसकी तरह महसूस करने लगोगे, अरे यार ये थी दुनिया, मैं कहाँ अंधेरी कोठरी में चला गया था। तो ये सारी बात थी। और उसके बाद फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं कि लोगों से मिलो, बात करो, आइडिया शेयर करो, और अपने सामने ना, सच बोल रहा हूँ, दुनिया को ना बौना समझो। अभी फिलहाल उस फिलॉसफी पे मत जाओ कि सबको ऐसे करो, सब कुछ नहीं, सब बौने हो, मैं हूं बस। ये भाव लेके आगे बढ़ो और तुम देखना तुम ही बचोगे। शाहरुख खान का वो देखा है ना, और बड़े बड़े मोटिवेशंस की चीज़ें सुनो। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं अब इस सदी का अकेला सुपरस्टार हूँ, मेरे बाद कोई सुपरस्टार नहीं बनेगा। है ना बात? इस बात से वो डिप्रेशन का इलाज कर रहा है। और ऐसे ही होता है, अपने आप को ये करना पड़ता है कि मैं ही हूँ बस। तो यहाँ से यात्रा शुरू होगी तो बाकी की चीज़ें अपने आप फॉल इन लाइन होती चली जाएंगी। जाग जाओगे, आंखें खुल जाएंगी, 50 रास्ते दिखेंगे, 50 ऑप्शन दिखेंगे, लड़की के भी 50 ऑप्शन दिखेंगे, काम के भी 50 ऑप्शन दिखेंगे, दोस्तों के भी, यारों के भी, जो भी समस्याएं उनके 50 ऑप्शन दिखेंगे। क्योंकि दुनिया बह रही है, लोग आ रहे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे, हर तरीके के लोग हैं। आनंद लेने निकलो लोगों का और चीज़ों का, क्योंकि जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ और मृत्यु सत्य है। फिर कर्मण्यवादी का रस्ते माँ कदे सुफलाचे, करते चलो सब आनंद हो जाएगा। शुरुआत करो, निकलो, निकल सकते हो। मैं निकला हूँ और भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो निकले। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।